दोस्तों, वेस्ट एशिया में युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने ये कह दिया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को हम कंप्लीटली बंद कर देंगे। अब देखो, डेवलपमेंट्स कुछ इस तरीके से हो रहे हैं कि यूएसए ने ये कह दिया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ईरान ओपन नहीं करता तो ईरान की जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें जो पावर प्लांट्स हैं, उनको हम डैमेज कर देंगे। उसी का जवाब देते हुए ईरान ने ये कहा कि अगर यूएसए ने ये काम कर दिया जिसके चलते हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खतरे में आ गई, तो मान के चलिए कि हम यूएस और इजराइल के इंटरेस्ट को जिस तरीके से हार्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हम ऑपरेशन में ला देंगे। मतलब ये कि यहाँ पर दोनों डिमांड्स जो हैं वो तो कर रही हैं पार्टीज, लेकिन एग्जीक्यूशन में देखें तो ग्राउंड पे कोई सा भी करता दिखता नहीं है, क्योंकि ईरान ने तो बोल दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज हम नहीं खोलेंगे, है ना। और अगर किसी ने प्रॉब्लम ज़्यादा करने की कोशिश की तो उस केस में फिर जैसे कि मान लो पावर प्लांट पे इन पे अटैक कर दिया गया इसराइल के द्वारा, यूएसए के द्वारा, तो बोला हम फिर बाद में पूरे एरिया को इस तरीके से डिसमेंटल कर देंगे, तोड़ देंगे कि उस डिस्ट्रॉय, उस डैमेज को आप यूं मान के चलिए दैट विल बी अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबली डिस्ट्रॉयड। मतलब आप उसको फिर रिकवरी नहीं कर पाओगे, फिर आपको नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये सिनेरियो अभी बन रहा है, दोनों अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन वही बात मानने को कोई तैयार नहीं है। ईरानियन पार्लियामेंट की तरफ से तो यहां तक कह दिया गया है कि अगर यहां पर हमारे देश के अंदर जिस तरीके का सेटअप है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो फिर बाद में हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी बीच में जो ईरान के, आप कह सकते हो शाह है ना, उनके जो बेटे अभी सक्सेसर हैं एक तरीके से, उनके द्वारा ये कह दिया गया कि भाई वैसे देखा जाए तो यूएस और इसराइल को रिफ्रेन बरतना चाहिए। मतलब एक तरीके से आप ज़्यादा अटैकिंग ना बने जिसके चलते क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डैमेज कर दे, क्योंकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट बिलोंग्स टू द पीपल, ईरानियन पीपल एंड टू द फ्यूचर ऑफ फ्री ईरान। तो बोले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आप मत ही मारो। बट वही चीज़ है कि अभी सिचुएशन कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रहा। 4th वीक अभी इस वॉर का स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने सैटरडे को एक बात कही थी कि एक तो देखो, हम ईरान नहीं समझता है तो बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर देंगे, कंप्लीटली वाइप आउट करेंगे, ऑब्लिटरेट करेंगे ईरानियन पावर प्लांट्स को, इनको। और ये कह दिया था कि समय रहते हुए सब ठीक रहा तो विंडिंग डाउन अप्रोच पर भी हम जाएंगे, मतलब धीरे धीरे वॉर पर हमारा जो एस्केलेशन है उसको हम रिड्यूस भी करेंगे। लेकिन यहां पर एक बात भी आई कि कई बार डी एस्केलेट करने के लिए ज़्यादा एस्केलेट करने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इशारे दोनों तरफ से आ रहे हैं कि युद्ध अभी तो रुकने वाला है, अभी दिखाई नहीं पड़ रहा। अब सवाल यह है कि किस डेवलपमेंट के चलते ये चीज़ें रुकेंगी, वो हमें देखना होगा। बाकी आगे चलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमारे आर्टिकल्स। फर्स्ट आर्टिकल है डिएगो गार्सिया से रिलेटेड। देखो, मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी इंडियन ओशन में भी एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर ईरान ने मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया है डिएगो गार्सिया पर अटैक करने के लिए। डिएगो गार्सिया की अगर बात करें तो इंडियन ओशन में एक आइलैंड ग्रुप है जिसको चैगोस आर्कीपेलागो बोलते हैं, जो कि मॉरिशस के नॉर्थ ईस्ट में है ना। सिसिल्स के देखें तो ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, मॉलडीव से साउथ की तरफ आ गया, और इंडिया से बात करें तो थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो यहां पर क्या है, डिएगो गार्सिया ना, ये यूनाइटेड किंगडम का मिलिट्री बेस जो कि अभी यूएसए के पास में है लीज पर, तो उस वजह से यहां पर यूएसए पर अटैक करने का अपनी तरफ से प्लान बना है। बताया जा रहा है कि इस बेस का यूज जो है वो यूएसए अपनी तरफ से करना चाह रहा था अच्छे तरीके से अटैक करने में, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में, ये पर्शियन गल्फ में यूएसए के बेस हैं, उनको तो देखो ईरान ने अटैक कर करके मोरलेस खत्म सा कर दिया, या फिर कहें बहुत डैमेज पहुंचा दिया है। तो यहां पर अब बैकअप प्लान के लिए अगर देखें तो यहां पर डिएगो गार्सिया एक स्कोप है। तो ईरान ने एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच लेते हुए यहां पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन एक मिसाइल तो क्या है बीच में ही खत्म हो गई, और दूसरी मिसाइल को यूएस नेवल शिप जो है वहां से एक इंटरसेप्टर मिसाइल आई और उसको हवा में ही मार गिराया। तो आप समझिए कि किस तरीके से 4000 किलोमीटर के ट्रेवल को शॉर्टन करने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई, और साथ ही साथ इंडियन ओशन में ये पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है हमारे बिल्कुल क्लोज एरियाज में। तो इस वजह से थोड़ा सा समझना जरूरी है डिएगो गार्सिया के बारे में। ठीक है, तो इनकी बात करें तो ये 3000 किलोमीटर की लोकेशन है डिस्टेंस वाइज। देखिए बाबल मंदेव, ये बाबल मंदेव वाला रीजन है, यहां से इसकी डिस्टेंस 3000 किलोमीटर। इससे अगर आप नॉर्थ ईस्ट इस तरफ जाओगे तो मलक्का स्ट्रेट आएगा, वो भी लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब यूएसए की लोकेशन कुछ ऐसी है यहां पर कि वो
इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट्स को कंट्रोल करने के लिए यहां पर अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकता है। ठीक है, तो ये एक अपने आप में हमें ध्यान रखना है। मलक्का स्ट्रेट जो कि अंडमान सी को साउथ चाइना सी इनसे कनेक्ट करती है, आप जानते होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखें तो ये लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है टू इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मैरीटाइम चॉक पॉइंट्स को मॉनिटर करने के हिसाब से, यूएसए के हिसाब से देखें तो चागोस आर्किपेलागो की बात करें तो ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है, जैसा कि ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है और जबकि इसको अभी यूएसए को लीज पे दिया हुआ है। ठीक है, इंडिया से डिस्टेंस 1600 किलोमीटर आती है, अफ्रीका से 3500 किलोमीटर है। अफ्रीका के ये ईस्ट में पड़ गया, यहां से अगर हम रिलेटिवली देखें तो ये अफ्रीका से ईस्ट डायरेक्शन में चला जाता है। ज्योग्राफी, ये डियागो गार्सिया ना ये अटॉल है। अटॉल का मतलब एक ऐसा आइलैंड जो कि कोरल रीफ से बना हुआ है और उसके सेंटर में है एक लगून बनी हुई, मतलब एक तरीके से ब्रैकिश वाटर लेक बनी हुई है जिसकी ओपनिंग नॉर्थ साइड से है और इसकी शेप भी है ना वो इस तरीके से हॉर्स शू शेप टाइप है, इस तरीके से इसकी शेप देखने को मिलती है। डियागो गार्सिया मैंने बताया, इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1971 में एक तरीके से लीज पर दिया गया यूनाइटेड किंगडम की तरफ से इसको यूएसए को, है ना। तो यहां से ओवरऑल देखें तो नेटो जो है वो ऑपरेट करता है। इकोलॉजिकली देखें तो मैरीटाइम इकोसिस्टम बहुत ज्यादा डाइवर्स है यहाँ का और ये रामसर साइट भी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि इस अटॉल पर एक पोर्शन जो है वो तो मिलिट्री बेस के लिए छोड़ा हुआ है, बाकी जो पोर्शन है वो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के चलते उसको एक रामसर साइट के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। 1976 एग्रीमेंट के तहत ये फाइनलाइज किया गया था जिससे बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व हो सके और मिलिट्री नीड्स भी पूरी हो सके। यहां पर अगर देखें तो पहले रहा करते थे चैगोशियन पीपल। ये वो लोग थे जिनको अफ्रीका से लाया गया था इन चैगोस आर्किपेलागो में प्लांटेशन के लिए, चाहे फिर वो खोपरे की कल्टीवेशन करनी हो, नारियल की, है ना, या फिर कोकोनट की, या फिर आप कह सकते हो दूसरा यहां पर आपका आ जाता है ऑयल सीड की प्रोडक्शन। इसके लिए अफ्रीकन स्लेव्स को यहां पर लाया गया था। कुछ इंडियन लेबरर्स भी यहां पर सेटल हो रखे थे, लेकिन फिर उसके बाद में यूके के द्वारा उनको रिलोकेट कर दिया गया 1960s और 70s में फोर्सफुली, और अल्टीमेटली अब ये मिलिट्री बेस के तौर पे काम आता है जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। फिर आता है होम वोटिंग फैसिलिटी। देखो अभी हमने डिस्कस किया कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, ये कई स्टेट्स है जिनमें अभी इलेक्शन होने हैं और साथ में पुदुचेरी जैसी एक यूनियन टेरिटरी में भी हमारे इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, तो वो इलेक्शंस के टाइम पर 80+ एज के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो वोटर्स हैं, और या पर्सन विद डिसेबिलिटी है जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, उन लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक फैसिलिटी दी जाती है कि उनके घर पे आकर के वोट डलवा लिया जाए, जिससे कि उनको परेशानी ना हो वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर आने के संबंध में। ठीक है, तो ये अपने आप में वोटिंग फैसिलिटी है जो घर पे दी जा रही है, इसको होम वोटिंग फैसिलिटी बोला जाता है। याद रखना है कौन, 85+ ईयर्स जिनकी एज है प्लस 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी, इनके सर्टिफिकेट एकदम प्रॉपर चेक किए जाएंगे, फिर उसके बाद में घर पे आकर के वोट लिया जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये पहली बार स्टार्ट हुआ था लोकसभा इलेक्शन 2024 में, ये भी हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा स्टेट इलेक्शंस में भी अब इसको असेंबल या आप कहें इसको एग्जीक्यूट कराने में एप्लीकेबिलिटी लगा दी गई है। तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें पता है कि नोटिफिकेशन डिक्लेयर होता है कि भाई कहां पर कब कब चुनाव होने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन जैसे डिक्लेयर होता है ना चुनावों से संबंध में, तो उस नोटिफिकेशन डेट से 5 दिन के अंदर अंदर जो भी कैंडिडेट इस पर्टिकुलर होम वोटिंग फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है उनको फॉर्म नंबर 12D फिल करना होता है और वो फॉर्म फिल करके देना होता है अपने बीएलओ को, बूथ लेवल ऑफिसर को। और फिर वो बीएलओ वाला जो फॉर्म फिल कराया हुआ अपने एरिया का, वो ओवरऑल कलेक्ट होकर के वो फॉर्म और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके जो डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या आपको डीएम, वो मोरलेस आरओ की तरह काम करते हैं, उनके पास लिस्ट जाती है और फिर उनकी तरफ से देखा जाता है कि हाँ जी कौन वोट देने के लिए अधिकारी है जिनके घर पे जाके वोट लिया जाए और कौन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखा जाता है कि उनको मैसेज कर दिया जाता है कि हाँ भाई आप एलिजिबल हो वोट डालने के लिए, क्योंकि जो भी आप फॉर्म डालोगे उसमें मोबाइल नंबर भी आप ऐड करोगे ना, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा या कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा कि हाँ जी आपके पास में ये वोट डालने की ये डेट रहेगी। और आप जब वोट डालोगे, क्योंकि बूढ़े लोग हैं या फिर जो पीडब्ल्यूडी हैं तो उनको डायरेक्टली खुद को वोट एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आती है, तो उनको असिस्टेंस चाहिए होती है, तो वो नॉमिनेशन भी उनका होता है कि उनकी तरफ से वोट कास्ट कौन करेगा अगर बटन दबाने की जरूरत पड़ी तो उस हिसाब से वो नॉमिनेशन जो होगा नॉमिनी का नाम भी डिक्लेयर हो जाएगा। फिर पोलिंग टीम जिसमें ऑफिशियल और सिक्योरिटी गार्ड जाएंगे, विजिट करेंगे घर पे और वोट डलवा के लेके आ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही सीक्रेट और स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेबल एक प्रोसेस है जिसमें कोशिश ये है कि कैसे भी करके हम
इंक्लूसिव इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इंश्योर करें, मतलब नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड के थीम पे काम करना है। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करनी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन जिसमें टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो यहां पर हमें ध्यान रख लेना है। फिर आता है नेशनल डेंटल कमीशन। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल डेंटल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, जिसका मेन काम क्या होगा, जो ओरल हेल्थ है, जो डेंटल हेल्थ है, उसके स्टैंडर्ड्स को हम अपग्रेड करें और नई चीजों के हिसाब से जो ग्लोबल मेथड्स हैं उनको हम यहां पर इंडक्ट कर सके। सवाल यह है कि ये बॉडी किसके अंडर काम करेगी। देखो, पहली चीज तो यह है कि ये नई एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे देश में डेंटल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशंस होंगे उनको फाइनलाइज करने में काम करेगी। दूसरा, इसके पहले डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया काम किया करती थी, उसकी जगह ये नेशनल डेंटल कमीशन है, ये जगह लेने वाला है, राइट। फिर बात आती है लीगल फ्रेमवर्क। 2023 का नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट है, उसी के तहत इसको स्थापित किया गया, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ये हमें ध्यान रखना है। जो डेंटल काउंसिल थी ना, वो तो डेंटिस्ट एक्ट 1948 के तहत, अब आप सोचो कितनी पुरानी एक बॉडी को हम कंटिन्यू कर रहे थे, और आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके की डेंटल हेल्थ है उसको हम इंप्रूव करें तो कितना बेनिफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म में हमारी जो ह्यूमन कैपिटल उसको ट्रांसफॉर्म करने में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कमीशन आज की कंडीशंस के हिसाब से स्टैब्लिश किया गया है। इसका मेन काम क्या रहा होगा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। इफ वी टॉक अबाउट डेंटल हेल्थ, ये जो नेशनल डेंटल कमीशन होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करेगा, और इसकी कॉम्पोजिशन आपको ध्यान रख लेनी, एक तो चेयरपर्सन, बाकी 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे और 24 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब आप जानते होंगे कि जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट या हायर पोजीशन के जो कैंडिडेट्स होंगे वो वहां पर जो भी पोजीशन में होगा वो ऑटोमेटिकली इस कमीशन का मेंबर बन जाएगा, और सबकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसी के अंडर में अगर देखें तो 3 ऑटोनॉमस बोर्ड्स भी स्थापित होंगे। कैसे, एक तो पीजी और यूजी की जो एजुकेशन लेवल है उसको प्रमोट करने से रिलेटेड है यूजी पीजी डेंटल एजुकेशन बोर्ड। एक है डेंटल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड, सीधी बात है जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम एक्रेडिटेशन देना, उनको चेक करना, इवैल्यूएट करना, वो काम करेगा। और एक होगा एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जहां पर यह देखा जाएगा कि जिस तरीके की मेडिकल साइंस के बेसिस पर डेंटल हेल्थ का काम किया जा रहा है वहां पर कोई अनएथिकल काम तो नहीं हो रहा, ठीक। फिर बात आती है की फंक्शंस, रूल रेगुलेशन बनाना, स्टैंडर्ड सेट करना एजुकेशन, रिसर्च और एथिक्स के लिए, कोड कंडक्ट असेसमेंट चेक करना टाइम टाइम इंस्टीट्यूशंस को, है ना। ह्यूमन रिसोर्स की ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करनी, क्योंकि ये एक अपने आप में आज के टाइम पर डेंटल हेल्थ क्राइसिस एक बहुत बड़े तौर पे इमर्ज होकर के आ रहा है। साथ ही साथ नेशनल डेंटल कमीशन जो होगा वो गाइडलाइन सेटल करेगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए, कितनी फीस लेनी है, क्या आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। साथ ही साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर भी ज्यादा जोर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आप अपने खुद के लेवल पर भी अवेयर होकर के अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, 2 बार ब्रश करनी है, किस तरीके से अपने दांतों को मेंटेन करना है। साथ ही साथ एजुकेशन रिसर्च की तरफ ज्यादा से ज्यादा रुझान लाना। स्टेट लेवल पे स्टेट डेंटल काउंसिल स्थापित की जाएगी 1 साल के अंदर अंदर, यह हमें ध्यान रखना है। फिर बात आती है प्रारंभ की। अब ये स्टेट, यहां पे थोड़ा सा ही देखना है, स्टेट वाली जो है ना संस्था, स्टेट डेंटल काउंसिल, ये मोर और लेस देखोगे तो जो स्टेट के अंदर जितने भी डेंटिस्ट उनका रजिस्ट्रेशन इशू करेगा, है ना। चलो फिर बात करते हैं प्रारंभ। देखो, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है। मेन काम क्या है कि इनकम टैक्स जो है उसकी कंप्लायंस को हमें इंप्रूव करवाना है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, इनकम टैक्स 2025 के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन है, जिससे कि लोग इनकम टैक्स चोरी ना करें। फुल फॉर्म देखो इसका, पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। इसमें सिंपल, स्टेबल, टैक्स पेयर फ्रेंडली रिजीम तैयार किया गया है, जिससे अगर टैक्स पेयर्स को कहीं प्रॉब्लम आती है, डिस्प्यूट्स को टाइमली रिजॉल्व किया जा सके, टैक्स पेयर्स को जोड़ना है और उनको एनकरेज किया जाए कि भाई आप टैक्स पे करोगे तो कितना बेनिफिट रहता है। इसमें मल्टी प्लेटफॉर्म आउटरीच, इसमें देखो कवर, आप जितने भी हमारे मीडिया सोर्सेज हैं उनके थ्रू इसका कैंपेन फैलाया जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट के खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर प्राइवेट या जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जैसे सोशल मीडिया, इनका यूज करना। मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन, इसमें देखो हिंदी और इंग्लिश में तो जो कम्युनिक है वो ऑलरेडी रिलीज हो ही गया है, प्लस साथ में 10 रीजनल और लैंग्वेजेस में, जिससे कि एक आम आदमी को पूरी जानकारी दी जा सके। साथ ही साथ इनकम टैक्स वेबसाइट 2.0 है, वो भी लॉन्च हो गई, जिसके चलते क्या होता है, सर्विस डिलीवरी इजी हो सके, कहते हैं ना सिंगल विंडो क्लियरेंस का जो मैकेनिज्म है वो अप्लाई होगा। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को असिस्ट करना, इस एक्ट के रूल रेगुलेशन से अवेयर कराना। साथ में ये सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होगी। इसका मतलब सिंपल है, नागरिक देवो भवा का कॉन्सेप्ट, कि इसका मतलब ये नहीं है कि एट्रोसिटीज के बेसिस पे प्रेशराइज करके किसी का गला घोटना। इसमें मेन अप्रोच
अप्रोच ये है कि आप जो भी सिटीजन्स की ग्रीवांसेस हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस करते हुए और फिर बाद में टैक्स कंप्लायंस इंश्योर करना। इनकम टैक्स एक्ट जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2026 से हो जाएगी और उसी के तहत ये प्रारंभ मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है। और इनकम टैक्स 2025 ने इनकम टैक्स 1961 को रिप्लेस किया है, जिसमें सिंपल है कि एक सिंपल, क्लियर और यूजर फ्रेंडली टैक्स सिस्टम को हमें बनाए रखना है आज की जरूरत हो, आज की सिचुएशन के हिसाब से। इसमें लिटिगेशन और बेटर कंप्लायंस, सीधी बात है कि डिस्प्यूट मिनिमम हो और हो तो समय पर उसको क्लियर किया जाए। टैक्स पेयर्स के बिहेवियर को सही तरीके से मॉनिटर करना, सीधी बात है अगर टैक्स पेयर का बिहेवियर बहुत ही सूदिंग है, बहुत प्रॉपर है, तो उस केस में टैक्स पेयर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। ये चीज इंश्योर करना भी यहां पर मेन टारगेट है। फिर बात आता है कृषि सखी इनिशिएटिव। देखो अब की बार एक तो आपको ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि फार्मिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन है ना, क्योंकि 2026 का साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से डिक्लेरेशन किया गया है और यूएन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, दैट इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके थ्रू। तो ये थीम भी इंपॉर्टेंट है। ये ईयर के जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर है, ये अपने आप में टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में समझते हैं। इसी थीम के तहत हमने भी स्टार्ट किया है कृषि सखी इनिशिएटिव। ये वुमेन सेंट्रिक आउटरीच प्रोग्राम है, जिसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर में महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, चाहे फिर वो ऑनरशिप से रिलेटेड हो या फिर उनकी लेबर के हिसाब से, तो उनकी वेलफेयर इंश्योर करने का काम है। इसको लॉन्च किया गया है, याद रख लेना, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर के अंडर में काम करने वाली इंस्टीट्यूशन है और उसी मिनिस्ट्री के अंडर में ये इनिशिएटिव काम करने वाला है। टारगेट आपको समझ में आएगी, इंक्लूसिव ग्रोथ, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है। फीचर्स, अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन, सीधी बात है पूरे महीने का पूरा कैंपेन रहेगा, वर्कशॉप्स लगाई जाएंगी, वॉकथॉन्स होगी, मतलब अवेयरनेस भी, साथ साथ में मनी रेज करने का भी एक प्रोसेस कि हाँ भाई कैसे महिलाओं को, जो महिलाओं का जो ज्यादा पार्टिसिपेशन है उसको कैपिटलाइज किया जाए। अगर एग्रीकल्चर की बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड असिस्टेंस, सीधी बात है ग्राउंड लेवल पे ट्रेनिंग देना, महिलाओं को एजुकेट करना। एलिजिबिलिटी और टारगेटेड ग्रुप, मेजर टारगेट रहेगी वुमेन फार्मर, रूरल हाउस होल्ड और वुमेन स्टेक होल्डर, जो सीधी बात है एग्रीकल्चर या उससे एसोसिएटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। बेनिफिट्स क्या होंगे, देखिए क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड उनको एक्सेस अवेल कराया जाएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर कराने का काम होगा और रेजिलियंस, मतलब ये कि अल्टीमेटली वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे मेन कोर थीम बन गया है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा, लोगों को सैनिटेशन, हाइजीन अवेयरनेस, ठीक है, पब्लिक आर्टिकल्स और इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाएंगे। सीधी बात है हेल्थ का जब मामला आता है, ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन का, तो वहां पर सबसे पीछे लाइन में कौन खड़ा है, महिलाएं। तो उनके ऊपर अगर हम डायरेक्टली अटेंशन देंगे तो वो जब फिजिकली फिट होंगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली अच्छा पार्टिसिपेशन दे पाएंगी। फायदा, एग्रीकल्चर को आप इंक्लूसिव बना पाओगे, रिस्क मिनिमाइज होगी, क्रॉप इंश्योरेंस और ये सारी चीजें मिलेंगी। तो सीधी बात है कि एक लेडी अगर लीड करती है घर के अंदर तो उनको एम्पावर होने का मौका मिल रहा है, प्लस में रिस्क रिडक्शन भी आ जाएगा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इंश्योर करना, रूरल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, इन चीजों पर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन फार्मर, इसको इंप्रूव करना, उसको स्ट्रेंथन करना, ये टारगेट है। अलाइनमेंट, सीधी बात है ग्लोबल जो प्रैक्टिसेस हैं, और 2026 का साल हमने देखा किस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहते ना कि टैग लेके चल रहा है वुमेन फार्मर्स को लेकर के। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंक्लूसिव एग्रीकल्चर, जेंडर इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों को थीम में सेंटर में रखते हुए काम किया जाएगा। कृषि सखी इनिशिएटिव। अब देखो आपके जो क्वेश्चंस थे, नेशनल डेंटल मिशन मैंने बताया था ये नॉन स्टैट्यूटरी नहीं है, ठीक है, ये आपके एक्ट 2023 के तहत स्थापित हो रखी है ना। कृषि सखी इनिशिएटिव ये क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट, जो फार्मर वुमेन है उनको वर्क टुवर्ड अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ये बिल्कुल सही है, इसमें डाउट ही नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं 21 मार्च के जो हमारे क्वेश्चंस थे, एक तो बिम्स्टेक से रिलेटेड था, एक नेटो से। तो पहले नेटो वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो इसमें आपका ऑस्ट्रिया और ये जो सर्बिया है ये दोनों मेंबर नहीं है, बाकी सारे के सारे मेंबर है, तो केवल 4 यहां पर है ना, वो आपका आंसर यहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या इशारा मिल रहा है कि भाई इस तरीके के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एक एक डिटेल हमें पता होनी चाहिए कि कितने मेंबर है, मेंबर्स की काउंटिंग, मेंबर कौन कौन से हैं, और उनमें हम अगर मैप की हेल्प ले ले तो वो और भी आसान हो जाएगा। समझ गए। तो अब नेटो अगर इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है आपकी बात गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल भी इंपॉर्टेंट हो गई। समझ रहे हो, जो चीजें रेलेवेंस में आ रही हैं धीरे धीरे विद द टाइम वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है बिम्स्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है कितने करेक्ट स्टेटमेंट्स है ना,
फर्स्ट बोल रहा है इट्स अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025, मतलब जनवरी 2025 तक अगर काउंट करें तो इसमें आपके पास में, अब ये देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ऐड कर दी, जनवरी 2025, उसके बाद में कोई ऐड हुआ हो नहीं हो वो अलग बात है, बट कट ऑफ डेट के हिसाब से देखो, नहीं क्या होता है, ये यूपीएससी के लिए बड़ी चैलेंजिंग बात हो जाती है कि कब तक की मेंबरशिप काउंट करवा रहे हो आप, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इट केम इन टू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन 1999, तो ये ढाका डिक्लेरेशन नहीं था, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन था, है ना। अब आप देखो कि आपका दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो पहला अगर सही है और दूसरा गलत है, दूसरा गलत है तो पहला भी गया, ये ए गया, फिर दूसरा गलत है तो ये गया। अब हमें केवल चौथे के ऊपर जाना है, तीसरे के ऊपर इतना माथा नहीं लगाना, तीसरा अपने आप ही गलत हो गया उसमें। और वैसे देखा जाए तो इसमें नेपाल जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स में नहीं है, पर देखो आप अपने आप ही सॉल्व हो गया, तीसरे पे दिमाग ही नहीं लगाना। चौथा, इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इन बीइंग लेड बाय इंडिया, देखो यहां पर 7 मेंबर कंट्रीज हैं, अलग अलग 7 सेक्टर्स डिवाइड कर रखे हैं, उनको अलग अलग कंट्री लीड करते हैं, तो इंडिया के जो हिस्से में है दैट इज सिक्योरिटी, तो ऐसे में टूरिज्म की जब बात है तो वो नेपाल चली जाती है, तो ये चौथा स्टेटमेंट भी गलत है, केवल एक स्टेटमेंट है ना वही आपका सही है, तो आंसर आपका डी हो जाता है। उस चीज को आप यहां से अच्छे से देख सकते हैं दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। बाकी रही बात पीडीएफ की, तो लिंक है वो पिन कमेंट में दिया हुआ है, पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।